नमस्कार मित्रों, रीड एंड पास जीएस में फिर से आपका एक बार स्वागत है मित्रों। और आज हम जो हैं यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कहिए तो सेट प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें कई एक सीरीज़ आएंगे जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे प्रश्न को मैंने कलेक्ट किया है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप एग्ज़ाम को अचीव कर पाइएगा। अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसको एक नज़र आप देख लें। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हर जो क्वेश्चंस है उस पर हम डील करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट करके हमें पूछेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन है उसको एक बार पहले आप नज़र में रखें, उसके बाद मैं सारे प्रश्नों को बारीकी से आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। काफ़ी मज़ा आएगा, आपको काफ़ी समझ आएगी ये सारे प्रश्न पे। तो डेली इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न रहेंगे जिसको मैं हर दिन डील करूँगा। तो आप एक नज़र जो है इसको आप आराम से देखते जाएं और एक कलम कॉपी भी रख लें ताकि आपको कोई भी जो नया पॉइंट नज़र आए तो उसको आप नोट करते जाएं। तो हम समझते हैं कि ये सारे प्रश्न को आप आसानी से देख चुके होंगे और एक एक प्रश्न को मैं अब डील करूँगा। तो आप अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, मैंने कुछ प्रश्न को यहाँ पे लिया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं हर प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है आपका कि भारत के मानचित्र किसने बनाया था। यहाँ पे था शब्द जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें कि भारत का मानचित्र किसने बनाया था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा एन विले। कौन हो जाएगा? एन विले। तो आप दिमाग में रखिएगा, पहला का जो आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो ए होगा, एन विले। एन विले। और बता दें मित्रों कि यहाँ पे आपको टॉलमी भी दिया हुआ है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भारत के मानचित्र तैयार किया करता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले की बात किया जा रहा है तो एन विले हो जाएगा। यहाँ पे एक बी ऑप्शन है टॉलमी। तो टॉलमी को बता दें कि टॉलमी ने सबसे पहले भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। यानी भारत का जो मानचित्र बना, जो विश्व का मानचित्र बना, उस पे भारत के मानचित्र को दर्शाने का काम जो है टॉलमी ने किया। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। आप बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज यूले। तो आपको जॉर्ज यूले के बारे में बता दें कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, जो आपका 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। इसके बाद आपका दादा भाई नौरोजी हैं और इनका सही उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी आपके पारसी थे जो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो आपका 1917 में बनी थी। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। यानी बी का जो आपका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, है ना, नौरोजी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद बहुत सा दिया हुआ है। एक आपका अनुच्छेद 15 है, 21 है, 21 का क है और अनुच्छेद 24 है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा का, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 21, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए जो अनुच्छेद 15 है वो आपको बताता है कि भारत में जाति, धर्म, लिंग, धर्म, संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 21 का क जो कहता है वो आपका शिक्षा का अधिकार की बात करता है, यानी 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी है, इस पे बात करता है। अनुच्छेद 24 कहता है
कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरा कार्य कराना कानूनन आपका जुर्म है, यह संविधान के खिलाफ है। तो आपको यहाँ पे जो उत्तर होगा वो आपका अनुच्छेद 21 होगा, और 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। यह आपका जापान के संविधान से लिया गया है। प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु को अपने प्राण की रक्षा करने का अधिकार है। तो आप दिमाग में रखिएगा 21। इसके बाद कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए अनुच्छेद 56 है, तो आपको अनुच्छेद 56 याद होना चाहिए कि 56 के अनुसार किसी राज्य की अगर शासन व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रहा है तो राज्यपाल के कहने पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 352 जो आपका राष्ट्रीय आपात की बात करता है, और अनुच्छेद 360 जो है आपका वित्तीय आपात की बात करता है। हालांकि वित्तीय आपात जो अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 368 है ये जो है संसद को शक्ति देता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारी आबादी काफ़ी कम थी, लेकिन आज आबादी बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण जो है बीच बीच में आपका संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और यह संसद को शक्ति दिया गया 368। तो चौथा का उत्तर हो जाएगा आपका डी 368, है ना। इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन में आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है। तो आपको बता दें कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका दुनिया का सबसे लंबा एवं बड़ा जो है आपका मूंगे का चट्टान है, और यह ऑस्ट्रेलिया के पूरब की ओर है। और आप चूँकि जानते होंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया के मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में आपका प्रशांत महासागर है। तो इसका उत्तर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, यानी 5वां का सी उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो VVI क्वेश्चन है कि अगर आपको ये भी पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, किस महादेश में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, तो आपका पूरब साइड में होना चाहिए, है ना। ये भी पूछेगा कि सबसे लंबा कौन है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, तो मूंगे का निर्मित चट्टान है। और ये बता दें कि प्रशांत महासागर में जो आपका ज्वाला आता है, ज्वार भाटा या सुनामी, तो इसको भी रोकने में ये कामयाब होता है ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बाद बॉक्साइट से किस धातु का अयस्क है, यानी बॉक्साइट से किस धातु का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे छठा का उत्तर जो होना चाहिए आपका ये होना चाहिए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका उत्तर है, किसी बॉक्साइट से आपका एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। ऐसे अगर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट और टेकोनाइट की बात करें तो ये आपका लोहा का अयस्क है। और अगर यहाँ पे हम सीनेवार की बात करें तो सीनेवार जो है पारा का अयस्क है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सीनेवार पारा का अयस्क है। इसके बाद हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, टेकोनाइट जो है आपका लोहा का अयस्क है, और बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पे उत्तर आपका यह 7वां में आ जाइए। 7वां प्रश्न आपका कहता है कि हमारा ब्रह्मांड किससे बना है। तो आपको बता दें दोस्तों कि हमारा ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो पदार्थ और ऊर्जा दोनों से हुआ है, यानी आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पदार्थ और ऊर्जा, यानी ये दोनों चीज़ से है ना निर्माण हुआ है ब्रह्मांड का। फिर कहता है अगला जो आपका, तो 7वां का उत्तर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोनों। इस प्रकार से हम लोग 8वां में आते हैं। 8वां कहता है कि सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं। तो सजीव पदार्थ के आपके निर्माण में ऐसे 27 तत्व जो है आपको भाग लेते हैं, यानी 8वां का उत्तर सी हो जाएगा, यानी सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं। तो 27 मुख्य रूप से लेते हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका 65% हिस्सा होता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का 18.5% हिस्सा होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका 9.5% होता है। और नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन की बात करें तो 3.3% भाग होता है। यानी ये 4 तत्व का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे शरीर के निर्माण में आपका 27 तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद आ जाइए,
कहता है वायरस। वायरस क्या है? तो वायरस आपको बता दें मित्रों कि ये आपका निर्जीव और सजीव का कड़ी है, यानी ना तो ये सजीव है और ना ही निर्जीव है। यानी जब तक इसको सजीव के अंदर प्रवेश नहीं कराएंगे तब तक ये मल्टीपल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मल्टीपल नहीं होगा। यानी सजीव से जैसे ही बाहर आता है तो ये आपका निष्क्रिय हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसलिए वायरस को जो है हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। आप देख लीजिए, अभी जो कोरोना वायरस है वो भी आपका एक निर्जीव के रूप में है, लेकिन जैसे ही आपके बॉडी में किसी भी माध्यम से चला जाता है तो वो मल्टीपल रूप में बढ़ता है। यानी वायरस जो है सजीव और निर्जीव का बीच का कड़ी है। और इसका खोज बता दें मित्रों, रूस का एक वैज्ञानिक थे इवान वोस्की ने किया था। जो रूस के रहने वाले थे इवान वोस्की, उसने वायरस का पता लगाया था 1892 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, तो वायरस यानी 9वां का उत्तर हो जाएगा आपका सी। फिर आपका देखिए 10वां जो प्रश्न है वो है आपका लौटते हुए मानसून से भारत में कहाँ वर्षा होती है? तो आपको बता दें मित्रों कि लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा जो होती है वो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। ये आपका अक्टूबर नवंबर में होती है, कभी कभी नवंबर दिसंबर भी हो जाती है। तो ये जो लौटते हुए मानसून से बारिश होती है वो आपका मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में नहीं होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। तो आपको प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है, तो आपका उत्तर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु होना चाहिए, यानी ए और बी, यानी 10वां का उत्तर डी होना चाहिए, ए और बी। या फिर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जाड़े में बारिश मानसून से कहाँ होती है, तब भी आपका उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन आपका कहता है कि सिंगापुर में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो बता दें मित्रों कि पूरे दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से लागू की जाती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक किसी निजी व्यक्ति संस्था का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज या राष्ट्र का अधिकार होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का अधिकार होता है। जैसे अगर भारत पाकिस्तान आसपास के क्षेत्रों में कहें तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी 2 प्रकार के और अर्थव्यवस्था मिलते हैं, एक आपका बंद अर्थव्यवस्था, एक आपका खुली अर्थव्यवस्था। तो सिंगापुर में आपका खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कोई भी देश आकर के वहाँ पे स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। तो सिंगापुर में खुली अर्थव्यवस्था है। अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो उत्तरी कोरिया जैसा देश में आपका बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पे सिंगापुर में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात कही जाएगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए डी, नन ऑफ दीज, यानी खुला अर्थव्यवस्था। यानी 11 का डी उत्तर हो जाएगा, खुला अर्थव्यवस्था। चलिए इसके बाद जो प्रश्न आपका है देख ले थोड़ा सा हम लोग आगे वाले प्रश्न को। एक प्रश्न है कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो यूरोप का जो 12 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो है आपका एल्ब्रूस है। और एल्ब्रूस जिसकी ऊंचाई आपका 5642 मीटर है मित्रों, है ना। तो आपका एल्ब्रूस का ऊंचाई कितना है? 5642 मीटर, और यह यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकिनले की बात करें तो मैकिनले का जो आपका ऊंचा पर्वत है ये आपका उत्तरी अमेरिका का है, यानी उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे मैकिनले हो जाएगा, जिसका ऊंचाई 6194 मीटर है ना। मैकिनले की बात करें, मैकिनले की, तो ये आपका 6194 मीटर आपका ऊंचाई है और ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद कोसिस्को की बात करें तो कोसिस्को आपका ऑस्ट्रेलिया का ऊंचा चोटी है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का 2229 मीटर ऊंचाई है। और अगर एकांकागुआ करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का ऊंचा चोटी है, 6960 मीटर। यानी कहने का मतलब है एकांकागुआ का ऊंचाई जो है 6960 मीटर है। तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो आपका एल्ब्रूज हो जाएगा। इसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आपको बता दें मित्रों कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है
तो लोथल जो है, लोथल आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और ये भोगवा नदी पर था। और यहाँ पे कृषि का तो साक्ष्य मिला है, लेकिन अगर प्राचीनतम की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। यानी आपको दिमाग में रखना है कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। यानी 13 का जो उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ अगर वर्तमान की बात करें तो ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है ना। चूँकि यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप की बात किया गया है तो उपमहाद्वीप में आपका भारत से आसपास के देश को भी शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर मेहरगढ़ में हो जाएगा, जहाँ पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एक आपका जहाँ पे बागोर है वो आपका राजस्थान में है और यहाँ से आपका 5 मानव कंकाल मिले हैं। भिलवाड़ा जिला है आपका राजस्थान में, तो बागोर वहाँ पे मिला जहाँ से 5 कंकाल मानव के अवशेष मिले हैं। लेकिन अगर प्राचीन आपका कृषि का साक्ष्य की बात कहा जाएगा तो हो जाएगा मेहरगढ़। इसके बाद आपका रोपड़, कहता है रोपड़ किस नदी के किनारे है। तो रोपड़ आपको पंजाब में है मित्रों। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। और रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। यानी आपका 14 का उत्तर जो हो जाएगा, 14 का उत्तर जो हो जाएगा वो आपका सतलज हो जाएगा। यानी रोपड़ किस नदी के किनारे है तो वो आपका हो जाएगा सतलज। और भोगवा जो है, भोगवा आपका अभी बताएं आपका लोथल जो है आपका भोगवा नदी पर है और हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है रोपड़ किस नदी में है, नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है सतलज। अगर राज्य भी पूछ दे कि रोपड़ कहाँ है तो पंजाब। इसके बाद कहता है वध खासा से सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज़ का निर्यात किया जाता था। तो आप समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार जो है आपका विदेशों से भी किया जाता था, यानी दूसरे सभ्यताओं से भी किया जाता था, जिसमें आपका तांबा जो है खेतड़ी से किया जाता था और खेतड़ी आपका राजस्थान में है। शिलाजीत की बात करें तो शिलाजीत आपका कश्मीर से खेती किया जाता था, यानी कश्मीर से सिंधु घाटी सभ्यता में शिलाजीत की खेती की जाती थी। इसके बाद अगर हम लाजवर्द की बात करें तो वध खसा जो आपका अफ़गानिस्तान में है वहाँ से लाजवर्द की खेती लाजवर्द का जो है व्यापार किया जाता था। तो याद रखिएगा कि वध खसा से जो आपका अफ़गानिस्तान में स्थित है वहाँ से लाजवर्द का आयात किया जाता था ना। तो दिमाग में ये सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रश्न में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप बेहिचक इसको पूछें, है ना, कमेंट करके। तो अगले बार हम फिर एक नए सेट के साथ आपके सामने आऊँगा। तो ये सेट को बहुत ही आसानी पूर्वक आप आराम से सुने 2 बार ताकि आपको याद हो जाए।